दादा जेबी कैसे 6 जगहों से चुनाव लड़ने का घोषणा की है। कहीं ना कहीं पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन आंकड़ा लगाया जा रहा है कि जेबी कैसे 6 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ेगी, जिसमें आपका एक रांची लोकसभा भी आता है। तो कहीं ना कहीं रांची लोकसभा में अभी आज हम लोग एक नवनिर्माण की बात कर रहे हैं, जो टाइगर जयरामदास ने 2 साल पहले स्टार्ट किया। तो नवनिर्माण का मतलब क्या होगा कि पुनः जन्म होगा, झारखंड का फिर से पुनः जन्म होगा। तो जब पुनः जन्म होगा तो वहाँ का मुखिया कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा? वहाँ का मुख्यमंत्री ऐसा होगा जो दूरदृष्टि देख सकता है, जो आने वाले 50 साल के नियोजन अभी बना सकता है, आने वाले 50 साल के लिए अभी नीति बना सकता है। तो ऐसे लोग हमको सदन भेजना चाहिए कि नहीं भेजना जरूर। अभी रह गया कि भाई जैसे कि जयरामदास अपने क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं, उसी प्रकार मान लो जो दूसरे लोकसभा के वो लोग भी अपने अपने क्षेत्र पे पंचायत पे काम कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ जयरामदास को लोग वेट कर रहे हैं। ऑलरेडी जो जागरूकताएं मतलब पूरा देखा जाए तो झारखंड में जो प्राकृतिक चेंजेज हुआ है, राजनीति में जो प्राकृतिक चेंजेस हुआ है, तो वो हर जगह पे हो चुका है। बस उस प्राकृतिक चेंजेस को इस्टेब्लिश करना है और पॉइंट ऑफ सेटअप में डाल रहे हैं। तो जो भी लोकसभा के प्रत्याशी है वो लोग अपने अपने जगह पे बिल्कुल काम कर रहे हैं। तो जोहार नमस्कार। अभी हमें गिरिडीह लोकसभा में अभी देख सकते हैं हमारे साथ में है सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के राजू महतो, जो कि जेबी केसेस के केंद्रीय प्रवक्ता भी हैं। और ये फिलहाल अभी गिरिडीह में जो पंचायत दौरा चल रहा है जेबी केसेस के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो का, उसको लेकर अभी यहाँ है। इनसे हम लोग खास बातचीत करेंगे चुनाव को लेकर, आगामी लोकसभा चुनाव जो कि 2024 में काफ़ी बड़ा होने वाला है झारखंड के लिए, खास करके नई पार्टी जो बनी हुई है जेबी केसेस, और उसके ये केंद्रीय प्रवक्ता है। दादा सबसे पहले आपको जोहार रहेगा। दादा जोहार उत्तम, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी सब्सक्राइबर हैं सबको मेरा तरफ से झारखंडी जोहार। दादा अभी लोकसभा चुनाव जो अभी आगामी जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, देख रहे हैं लोकसभा चुनाव कहीं ना कहीं जेबी कैसे 6 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ेगी। तो दादा अभी आप रांची लोकसभा से आते हैं, कहीं ना कहीं आप गिरिडीह लोकसभा में भी आपको देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको चैनल के माध्यम से पहले ये बता दूं कि मैं हूँ रांची लोकसभा का, लेकिन टाइगर जयरामदास ने मुझे यहाँ का पदभार दिया है और मैं अभी यहाँ गिरिडीह लोकसभा का पर्यवेक्षक के रूप में काम कर रहा हूँ, और इसीलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। अभी जो भी बागमारा में अभी कल भी हम लोगों ने पंचायत दौरा किया, लगभग 11 पंचायतों पे हमने शेड्यूल किया। तो शेड्यूल को सेटअप करना, शेड्यूल के साथ एक सर्वे करना, हम लोग उस पर भी ये देख रहे हैं कि ग्राउंड रिपोर्ट्स क्या आ रहे हैं। हम देखिए, आज लगभग 2 साल से हम लोगों ने आंदोलन किया है। 2 साल के बाद हम लोगों के पास अभी मोहल्ला सभा कर सकते हो, पंचायत सभा कर सकते हो, ऐसे छोटी छोटी सभाओं में लोगों से जुड़ रहे हैं। जो हमारे पुरुष वर्ग के जो लोग हैं वो तो हर जगह पे जाकर के दादा का अपने कानों से सुनते हैं, आंखों से देख लेते हैं, लेकिन महिलाएं नहीं पहुंच पाती हैं। वो लोग मोबाइल के माध्यम से देख रहे हैं। लेकिन सबकी इच्छाएं होती है कि भाई हम दादा को सुने, अपने आंखों से देखें, क्योंकि ये एक सेंसिटिव केसेस होती है कि हमारा जो 6 सेंस ऑर्गन्स होता है, आँख, कान और ये सब चीज़ों में होता है। तो जो हम अपने आंखों से देखते हैं और अपनी कानों से सुनते हैं वो दिल को छू जाता है। तो फिर लोग उस हिसाब से विचार करते हैं। तो ये विचार को हम जन जन तक उनके हृदय में बसाने के लिए, ताकि लोग अपने स्वतः से, आज जो यहाँ पे जो बोला जाता है ना, जय ना करे काली दुर्गा से करे दारू मुर्गा, जो हमारा झारखंड में चलता है। और यही इसी कारण आज क्या है कि हमारे 14 लोकसभा सीट में लगभग 7 से 8 लोकसभा सीट बाहर के लोगों को दिया गया है। तो अब हमारे लोगों को लोग कैसे पहचानेंगे? तो इस दारू मुर्गा के सिस्टम को हटाने के लिए हम लोग लोगों तक जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि भाई आखिर अगर यदि आज हम किसी से पैसा लेते हैं तो कल यही नेता हमें उस पैसे के बदले में, यहाँ नहीं आज हम 500 रुपये लेते हैं, हम कल 5 लाख रुपये लेंगे। मेडिकल के हिसाब से ले रहे हैं, एजुकेशन के हिसाब से ले रहे हैं, मतलब इन सब चीज़ों को इतना मतलब महंगा कर दे रहे हैं कि भाई हमें वहाँ पे जब जाएंगे तो 500 रुपये का बदला 5 लाख रुपये देना पड़ रहा है। यदि आप ले लेते हैं कि साड़ी की बात करते हैं, कपड़ों की बात करते हैं, चादर और दुपट्टा की बात करते हैं, इससे यदि हम वोट लेते हैं तो आज जो हमें आज साड़ी दे रहे हैं, कल ही हमारे माँ बहन बेटियों का साड़ी लूटने का काम करते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें बचना होगा। इसीलिए हम लोगों को ये कह रहे हैं कि भाई आप अपना वोट, अपना बहुमूल्य जो वोट होता है, इसको वैसे व्यक्ति को दीजिए जो आपका सदन में जाकर के नीति की बात करे, आपका शिक्षा की बात करे, आपका नियोजन की बात करे, आपका उद्योग नीति की बात करे, मतलब आपका रोजगार की बात करे। तो ऐसे लोगों को आपको वोट करना चाहिए। देखिए, सदन जो होता है हमारा एक लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापंचायत होता है। अगर बोला जाए, अभी हम जैसे कर्नाटक में एक विधानसभा के बाहर में लिखा हुआ मुझे मिला कि गवर्नमेंट वर्क्स इज गॉड वर्क्स, मतलब यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट के लोग काम करते हैं वो भगवान का काम होता है। कहने का मतलब है कि सिंपल सा बात है, अगर यदि सदन में ऐसे लोग जाएंगे जो हमारा आने वाला भविष्य लिखेंगे, ठीक है, हमारे लिए अच्छा मेडिकल की फैसिलिटीज़ होंगी, हमारे लिए अच्छा शिक्षा की फैसिलिटीज़ होंगी, तो ऑटोमेटिकली कहा जाए तो भगवान का ही दिया हुआ काम होगा। इसीलिए वहाँ पर लिखा हुआ था कि गवर्नमेंट वर्क्स इज गॉड वर्क्स। तो वहाँ पर जो हमारे सोचने वाले, दूरदृष्टि वाले नेता यदि पहुँचेंगे तो ऑटोमेटिकली वो हमारे आने वाले भविष्य के लिए सोचेंगे।
सोचें कि नहीं। आज उसी में से जयराम दा है कि जो हमेशा शिक्षा और मेडिकल्स की बात करते हैं, क्योंकि देखिए सबसे मूलभूत चीज़ें हैं अभी शिक्षा। अगर यदि हमारे लोगों को शिक्षा मिल जाता है तो शिक्षा कैसे मिलेगा? जब हम शिक्षा पे टैक्सेस फ्री कर सकते हैं, जब हम शिक्षा को ईजी एक्सेस कर सकते हैं, कम पेमेंट में हम शिक्षा लोगों को दे सकते हैं, तो वो चीज़ हो सकता है। मैं आज एक इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहता हूँ जो मैंने अभी एक रिसर्च किया। रिसर्च में आया कि साउथ में जैसे हमारे यहाँ पे लोग जो मेडिकल का एग्ज़ाम्स देते हैं ना, तो मेडिकल का एग्ज़ाम देने से के लिए उनको नीट का एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। अब वो नीट के एग्ज़ाम करने के लिए आपको क्या है ना कि दिल्ली जाकर तैयारी करना पड़ेगा या फिर कोई वैसे कोटा जाकर तैयारी करना पड़ेगा। जब हम वहाँ तैयारी करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको लाखों की खर्चा लगेंगे, ठीक है। तो एक गरीब वर्ग का बच्चा, ठीक है, जो किसी तरह से अपना इंटर तक पास कर लेता है, लेकिन उसके बाद वो उसको यदि इच्छा भी होगी कि मेडिकल का क्लासेस करे या मेडिकल में जाए, मेडिकल लाइन में जाए, तो नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि अगर यदि वो नीट का एग्जाम देने जाता है तो उसको कोई पूंजीपाती का उद्योग में जाकर के उसको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, शिक्षा लेना पड़ेगा। अगर यदि वहाँ पर 10 लाख रुपये खर्चा करता है, उसके बाद अगर यदि वो कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाकर के पैसा ला के 20-25 लाख लगाता है, तो डेफिनेटली बात है कि एजुकेशन मेडिकल का जब वो डॉक्टर बन जाएगा तो उसका फ़ी बढ़ा देगा। आज साउथ में ये चीज़ नहीं होता है। साउथ में वहाँ पे क्या होता है कि अगर यदि आप 10+2 करने के बाद अगर यदि आपका परसेंटेज 95+ है और आपकी इच्छाएं हैं कि आप मेडिकल में जाना चाहते हो, तो आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा। वहाँ पे पूरा इंडिया में सभी जगह पर नीट का एग्जाम होता है, लेकिन साउथ में नहीं होता है। तो ये एक पॉलिसी वहाँ की सरकार ने बनाई है। जब मद्रास प्रेसिडेंसी जब अलग हुआ तो वहाँ की सरकार ने पॉलिसी बनाया कि अगर यदि ये पॉलिसी नहीं होता तो वहाँ पे गरीब लोगों को वहाँ पे मेडिकल का एजुकेशन नहीं मिल पाता और गरीब लोग मेडिकल डॉक्टर नहीं बन पाते। आज हमारे नॉर्थ से जो लोग कुछ भी होता है, साउथ में क्यों ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं? साउथ में इसलिए ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं कि वहाँ पे मेडिकल फीस कम है, वहाँ पे मेडिसिन का मतलब रेट भी कम है। तो वहाँ के जो डॉक्टर हैं उन लोगों ने अपना ये देखा कि भाई जब हम फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब कम पैसों पे यदि हमको एजुकेशन मिल गया, हम डॉक्टर बन पाए, तो हम लोगों को मतलब ज़्यादा पैसा क्यों लेंगे? तो वहाँ पे वो लोग कहते हैं कि हमारा सेवा ही हमारा काम है। तो सेम चीज़ यदि झारखंड अलग हुआ 23 साल में, अगर यदि यहाँ पे फ्री एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज यदि अच्छा होते, सस्ते होते, तो ऑटोमेटिक आज हमारा झारखंड के भी लोग टैलेंटेड है, अच्छे अच्छे डॉक्टर बनते, तो हमारे यहाँ पे मेडिकल फीस भी कम हो जाते, होते कि नहीं होते? तो ये सब चीज़ कब बनते? जब हमारा झारखंड अलग हुआ तो उस समय ये सब चीज़ों को नीति बनाने की जरूरत थी, लेकिन नहीं हुई। तो दादा जैसे मैं आपको बात को गिरिडीह में हम लोग इसी चीज़ का तैयारी में आए हुए हैं कि ये इतना दूरदृष्टि विजन वाले लोग हैं। जयराम दा एक ऐसा विजन के लोग हैं कि जो हमको लगता है गिरिडीह लोकसभा में अभी तक जितने भी कैंडिडेट रहे हैं कोई उनके बराबर का नहीं है। तो उनका ही उनको हमको जिताना है, उसके लिए हम लोगों को जन जन तक पहुँचा रहे हैं। अच्छा दादा, जेबी कैसे 6 जगहों से चुनाव लड़ने का घोषणा की है, कहीं ना कहीं पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन आंकड़ा लगाया जा रहा है कि जेबी कैसे 6 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ेगी, जिसमें आपका एक रांची लोकसभा भी आता है। तो कहीं ना कहीं रांची लोकसभा में अभी तक एक चेहरा नहीं है, उसके बाद किसी तरह का माने चुनाव को लेकर किसी तरह का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या दादा अब चुनाव बहुत नज़दीक है और इस तरह से क्या कहना चाहेंगे, रांची लोकसभा का कब तक मतलब घोषणा होगा उम्मीदवार का? देखिए एक्चुअली में ये घोषणा जो भी होगी तो केंद्र कमेटी के हमारे महाअध्यक्ष जी हैं, महासचिव हैं और एक जो भी कोर्ट टीम है उनके निर्णय के बाद ही होगा। तो ये मैं आपको आश्वस्त नहीं कर सकता हूँ कि ये कब तक होगी, क्योंकि आई एम नॉट द राइट पर्सन, ठीक है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर यदि हमें रांची लोकसभा की सीट की तैयारी है, हमको वहाँ लड़ना है, तो हमको इस पर जल्दी अपना निर्णय देना होगा और इसको लेकर के अभी वार्ताएँ चल रही है। थोड़ा सा कैंडिडेट का फेस जो है उसको अभी क्लियरिटीज नहीं हो पाया है, तो उसको लेके कुछ दिन पहले भी हम लोग का चर्चा हुआ था, लेकिन बहुत जल्द उस पर भी हम लोग एक नॉमिनेट डालेंगे। 2-3 मतलब लिस्ट आए हुए हैं, तो अभी उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चल रहा है। अगर यदि वो फ्रूटफुल रहा तो रांची लोकसभा में बहुत जल्द इसका नाम दे दिया जाएगा। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो पुराने क्रांतिकारी हैं, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो नए चेहरे भी आ सकते हैं, तो इस पर अभी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चल रहा है और इसके लिए केंद्र अध्यक्ष महोदय जी हैं, तो उनके आदेश के अनुसार ही फिर ये जारी कर दिया जाएगा। जयराम महतो जहां से अभी खड़ा हो रहे हैं गिरिडीह लोकसभा से, और गिरिडीह लोकसभा में पंचायत दौरा जिस तरह से चल रहा है डेली, मतलब जितने भी पंचायत है गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत सारे पंचायत दौरा कर रहे हैं जयराम महतो, तो कहीं ना कहीं और भी लोकसभा जगह से चुनाव लड़ेंगे। खुद यहाँ जयराम महतो हैं, उसके बावजूद भी पंचायत दौरा करने की जरूरत पड़ रहा है, और जहाँ से जयराम महतो नहीं होंगे, उनके द्वारा दिया हुआ कैंडिडेट होगा, तो उसको क्या लोग पसंद करेंगे दादा? देखिए जयराम महतो एक विचार है और लगभग 2 साल में सभी को ये विचार पहुंच चुका है। आज हम गिरिडीह में पंचायत दौरा इसलिए कर रहे हैं ताकि जो लोग वैसे बूढ़े बुजुर्ग लोग जो लोग तक हम ये मैसेज नहीं पहुंचा पाए, मोबाइल सपोज मान के ले चलते हैं कि मतलब ये रिकॉर्डेड है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड है कि 10% लोग जो है मोबाइल से एक्सेसिबल हैं, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि आप और हम ही हैं, ठीक है। हमारे ऐसे बहुत से नए युवा लड़का हैं जो मोबाइल पर देख रहे हैं, क्या वो अपने घर में अपने माँ पिताजी या ऐसे उनके घर में कोई बूढ़ा दादू होंगे तो उनसे विचार करते हैं? नहीं करते हैं।
लेकिन लोग इधर उधर सुनते जरूर हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम उस अंतिम व्यक्ति तक अपना विचार पहुंचा सके। अब रह गया फिर दूसरे लोकसभाओं की बात, ठीक है। तो दादा ने कह दिया है कि भाई आप अपना, क्योंकि जो भी वहाँ का नेता होगा तो दादा तो उनको मतलब थोपा हुआ नेता नहीं बनाना चाहते हैं कि भाई हम आपके लिए काम करेंगे। आप उनके खुद का इंटेलेक्चुअल होगा, उनका खुद का एक प्रिंसिपल होगा, वो अपना सिद्धांतिक और अपना जो भी उनका बौद्धिक राजनीति होगा उससे वो अपना वोट जीतेंगे। तो इसीलिए हम जो कैंडिडेट देंगे, सपोज मान लीजिए कि जहाँ भी कैंडिडेट होंगे तो उस कैंडिडेट का अपना क्वालिटी होगा और वो अपनी क्वालिटी से लोगों को कन्विंस करेगा और वहाँ से वो वोट जीतेगा। हाँ, नो डाउट, क्योंकि वो हमारे सुप्रीमो है दादा, तो इनको भी वहाँ पे जाना ही होगा। तो एक दो सभाएं जैसे भी उस समय का कौन कौन सा लेयर पे होगा, अलग अलग फेज पे होगा, तो उस समय जो भी पड़ेगा तो वहाँ पे हम लोग मतलब दादा जाएंगे जरूर। अभी रह गया कि भाई जैसे कि जयराम दा अपने क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं, उसी प्रकार मान लीजिए जो दूसरे लोकसभा के वो लोग भी अपने अपने क्षेत्र पे पंचायत पे काम कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ जयराम दा को लोग वेट कर रहे हैं। ऑलरेडी जो जागरूकताएं मतलब पूरा देखा जाए तो झारखंड में जो प्राकृतिक चेंजेज हुआ है, राजनीति में जो प्राकृतिक चेंजेस हुआ है तो वो हर जगह पे हो चुका है। बस उस प्राकृतिक चेंजेस को इस्टेब्लिश करना और पॉइंट ऑफ सेटअप में डाल रहे हैं। तो जो भी लोकसभा के प्रत्याशी हैं वो लोग अपने अपने जगह पे बिल्कुल काम कर रहे हैं। जयराम महतो दिल्ली गए हुए थे शायद 2 दिन पहले, क्या कुछ पार्टी को रजिस्ट्रेशन को लेकर कुछ बातें आई क्या सामने? हाँ देखिए, इसको लेके कुछ बातें ओपनली आई नहीं है, लेकिन कुछ पॉसिबिलिटीज़ है कि जिसकी हम लोग सोच रखे हुए हैं वो बहुत जल्द डिक्लेयर हो जाएगा। क्या लगता है चुनाव से पहले पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो पाएगा? पॉसिबल है, पॉसिबल है। जो जैसे चर्चाएं सामने आई है 1-2 दिन में क्लियरिटीज हो जाएंगी और हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा वो मतलब अनाउंसमेंट भी हो ही जाएगा। पॉसिबिलिटीज़ है कि कुछ दिन में ही हो जाएगा। हाँ, तो रह गया चुनाव का मतलब नाम आ सकता है, चुनाव चिन्ह नहीं आ सकता है। तो चलिए नाम आएगा, वो भी हमारे लिए अभी स्टार्टिंग है, क्योंकि देखिए हमारा भी मतलब शिशु अवस्था की पार्टी है। कम से कम लोग शिशु अवस्था में 6 महीने के बाद जैसे होता है नामांकन हो जाता है, तो नामांकन तो हो जाए, फिर जो फेस आएगा फिर हम लोग उस पर काम करेंगे। तो ये कुछ दिन में आ जाएगा। आप अभी गिरिडीह लोकसभा में पंचायत घूम रहे हैं, क्या माहौल है, किस तरह का कि क्या गिरिडीह लोकसभा से टाइगर जयराम महतो जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनको मात दे पाएंगे क्या? बिल्कुल 110%। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि देखिए मैं तो सिल्ली से आया हूँ, मुझे यहाँ का डेमोग्राफी पता नहीं है और ना यहाँ पे मुझे ज्योग्राफी पता है। मुझे यहाँ पे मैं एक अननोन आदमी की तरह, पार्टी का कार्यकर्ता की तरह, और कहा जाए कि जो मुझे पदभार दिया गया उसमें मैं एक सर्वे कर रहा हूँ, मिडिल फीडबैक सर्वे कर रहा हूँ। तो मेरा मिडिल फीडबैक सर्वे कैसा है, सपोज कि कल हम जो 11 पंचायत में गए तो लोग अपने अपने पंचायत में दादा अपना स्पीच कह रहे हैं। मेरा काम है साइड के लोगों से सर्वे लेना कि भाई आपके इस पंचायत में कौन कौन से कम्युनिटी के लोग हैं और क्या क्या मानसिकताएँ चल रही। इससे पहले आपने जिसको भी मौका दिया, रविंद्र पांडे जी को दिया, आपने हमारे CP चौधरी जी को दिया, ठीक है। तो इन दोनों में से बेहतर जयराम है या नहीं है, और यदि बेहतर है तो आपके दिमाग में क्या है। चल जैसे कुछ बुजुर्गों से मैंने मिला, कुछ युवाओं से मैंने मिला, तो युवाओं का ये कहना है कि दादा हम इनका तो वोट 110% मैंने जयराम महतो से जाता हूँ, ठीक है। कुछ बुजुर्गों से हमने बात किया, कुछ हमारे कम्युनिटीज़ के थे और कुछ मतलब मुस्लिम कम्युनिटीज़ के भी थे। तो उन्होंने वही बात बोला कि देखो बाबू, हमारे लिए यदि कुछ सोचने वाला है तो सिर्फ जयराम महतो सोचने वाला, क्योंकि जयराम महतो ADPA का मतलब सोच रखता है, मतलब आदिवासी, दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक के लिए सोचते हैं, ठीक है। तो यही वो एक विचार है जो हमारा मतलब जैसे बोलता है कि नेता कौन होगा, तो नेता जाकर के जो हमारा नीति बनाएगा। तो जो हमारा, चूँकि कोयलांचल है, कोयलांचल का ये सेंट्रल मुद्दा है, तो सेंट्रल मुद्दा हमारा महापंचायत से मतलब लिखित हो सकता है। तो हमने लोगों से कहा कि आप हमको एक चीज़ बताइए कि अगर जयराम महतो को आप वोट करते हैं तो आप क्या उम्मीदें करते हैं। तो उनका यही कहना है कि जयराम महतो जो भी सोच रखा है, जो करेगा वो हम सबका भलाई के लिए करेगा। हमने लोगों को ये कहा कि आप एक और भी अपने लोगों से बताइए कि देखिए आपका नेता, चाहे बोला जाए कि राजा ऐसा होना चाहिए जो अपनी प्रजा के लिए सोचे। वो आपका लंगड़ा हो, लूला हो, बहरा हो, कुछ भी हो, लेकिन आपके प्रांत का होना चाहिए, आपके लोकेलिटीज़ क्या होना चाहिए। अगर यदि आपका लोकेलिटीज़ का यदि राजा होता है तो वही आपका दर्द समझ सकता है। आज तक यहाँ पे जैसे रविंद्र पांडे को दिया, वो बाहर का था, चंद्र प्रकाश चौधरी को दिया, वो भी इस लोकेलिटीज़ का नहीं था, बाहर का था। तो आप अपने लोकेलिटीज़ को दीजिए तो बिल्कुल आपका दर्द समझेगा और आपके दर्द को अपना समझ के उसके लिए बिल्कुल विचार करेगा और नीति नियोजन पे आएगा। तो अभी हम लोग खास बातचीत कर रहे थे हमारे राजू दा जो कि सिल्ली से हैं, काफ़ी सक्रिय सदस्य हैं JB केसेस को लेकर, हमेशा आंदोलन रहे या फिर किसी भी तरह की JB केसेस को आगे ले जाने को बातें रहे, हमेशा ये सक्रिय रूप से काम करते आ रहे थे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय झारखंड, जोहार और झारखंड। आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि राजू दा ने जो बातें रखी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच, वो आप लोगों को कैसा लगा। पसंद आया होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।